हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का यहाँ पर फिजिक्स का वीकली टेस्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, जिसका एग्जाम आप लोग का कल है यानी कि 16 अगस्त को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। और सबसे पहले आप लोग को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अच्छे से आप लोग यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कीजिए और पढ़ाई करना नहीं भूलिएगा। इंडिपेंडेंस डे बिल्कुल सेलिब्रेट कीजिए और करना चाहिए, लेकिन साथ में पढ़ाई भी होना चाहिए, तो पढ़ाई भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार फिर से बता दूं, क्लास 11th का है, फिजिक्स का है। आप लोग का 16 अगस्त को जो एग्जाम हो रहा वाला है यानी कि कल, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को कल भी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हम लोग यहाँ पर दोनों का डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्टिव, जो कि सेक्शन ए में आपसे पूछा जाएगा। क्या है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि इन फिजिक्स अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज ऑफन यूज टू। अगर इसको हिंदी में बोले तो क्या बोल रहा है, देखिएगा यहाँ पे कि भौतिकी में एक बिंदु वस्तु का प्रयोग अक्सर इसके लिए किया जाता है। मतलब किसके लिए किया जाता है, मतलब कि हम लोग फिजिक्स में यानी कि भौतिकी में बिंदु वस्तु का मतलब क्या है, बहुत ही छोटा आकार का वस्तु किसके लिए प्रयोग करते हैं, यहाँ पर ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा सिंप्लीफाई कैलकुलेशंस एंड एनालिसिस ऑफ मोशन। किस लिए करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या सिंप्लीफाई करने के लिए, तो कैलकुलेशन एंड एनालिसिस ऑफ मोशन का। और यही अगर हिंदी में देखें तो क्या है कि गति की गणना और विश्लेषण को सरल बनाए, इसके लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन का। इसके बाद देखिए सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। हाँ, अब देखिए यहाँ पर क्या है। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ constant स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, व्हाट कैन वी से अबाउट इट्स वेलोसिटी। यानी कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, मतलब कि स्पीड घट बढ़ नहीं रहा है, एक समान चाल से ये क्या कर रहा है, वो भी सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है। ठीक है, मूव कर रहा है। तो हम इसके बारे में क्या बोल सकते हैं, ये बताना है। हिंदी में वही बात लिखा है कि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक समान गति से चलती है तो हम इसके वेग के बारे में क्या कर सकते हैं। तो इसका वेग क्या मतलब इसका वेग किस प्रकार का हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इट इज चेंजिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी करेक्ट, यानी कि यह बदल रहा है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर क्या है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है। क्या है कि यह कार ट्रेवल्स 100 मीटर्स नॉर्थ इन 20 सेकेंड, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी। एक कार 20 सेकेंड में 100 मीटर उत्तर की ओर चलती है, इसका वेग क्या है, तो वेग बताना है ना। तो वेग बराबर क्या होता है, जो दूरी दिया है उसमें यहाँ पर समय से डिवाइड कर दीजिए। तो हमको 100 मीटर दे रखा है और 20 सेकेंड दे रखा है, तो 5 आ जाएगा। तो 5 और यहाँ पर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मीटर में है और यहाँ पर टाइम सेकेंड में है, तो मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉर्थवर्ड आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थवर्ड। हिंदी में भी वही है कि एक कार 20 सेकंड में 100 मीटर उत्तर की ओर चलती है, तो इसका वेग वैसे ही निकालेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ही आएगा करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कि अ पार्टिकल इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, अ फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू। यानी कि एक कण सरल रेखा में, यानी एकदम सीधी रेखा में, सीधी रेखा के पथ पर नियत गति से घूम रहा है। ठीक है, तो इसके लिए बल की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पर किसके लिए नहीं होगी, ये एक्चुअली बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा कि कीप इट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि इसे एक समान वेग से गति करने के लिए बल की आवश्यकता नहीं होगी। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी करेक्ट। ठीक है ना, एक समान गति करने के लिए इसको बल की आवश्यकता नहीं होगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कौन सा है क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए क्या है। विच अमोंग द फ्लोइंग कैन बी जीरो
व्हेन अ पार्टिकल इज इन मोशन फॉर सम टाइम। यानी कि जब कोई कण कुछ समय तक गति में रहता है तो निम्नलिखित में से कौन सा शून्य हो सकता है। कुछ समय के लिए गति में रहेगा तो कौन सा शून्य हो सकता है, ऐसा पूछ रहा है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बताना कि कौन सा हो सकता है। तो विच अमोंग बोल रहा है ना, तो यहाँ पर आ जाना चाहिए, हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा इसका डी करेक्ट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। विस्थापन जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कैसे, समझिए। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है प्रारंभिक बिंदु और जो अंतिम बिंदु है उसके बीच की दूरी। तो मान लीजिए हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया और ऐसे 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 घूम के फिर से यहीं पर आ गया, तो विस्थापन हो गया ना जीरो। और मान लीजिए मैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में चला, यहाँ से शुरू किया और यहाँ पर गया और यहीं पर रुक गया, तो फिर विस्थापन जीरो नहीं होगा, फिर इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, विस्थापन कुछ ना कुछ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो विस्थापन जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यही यहाँ पर पूछ रहा है कि जब कोई कण कुछ समय तक गति में रहता है तो निम्नलिखित में से कौन सा शून्य हो सकता है। तो विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट शून्य हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे बढ़िए। तो अगल का क्वेश्चन देखिए क्या है कि व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैज। सदिश राशि के पास होता है। तो 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। 11th में भी थोड़ा सा बेसिक पढ़ना है, इसके बाद आपको इसको डिटेल में पढ़ना है, ठीक ना। तो पूछ रहा है वही कि सदिश राशि के पास क्या होता है। तो सदिश के पास परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा आपके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट, यानी कि परिमाण और दिशा दोनों होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद अगल का क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है। अदिश राशि आप लोग जानते हैं किसको हम लोग बोलते हैं, जिसके पास आ, क्या होता है, परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होता, उसी को हम लोग अदिश बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है वेलोसिटी यानी कि वेग, ठीक है ना, वेलोसिटी यानी कि वेग, फोर्स यानी कि बल, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इसको बोलते हैं विद्युत धारा, और डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? विच ऑफ द फ्लोइंग। तो राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट है, करंट, ये आपका यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट यानी कि एक अदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी करेक्ट, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज। यानी कि दो वेक्टर हैं तो उनके बीच का जो रिजल्टेंट है, यानी कि जो मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट का मतलब यहाँ पर मैग्नीट्यूड समझिए, ये मैक्सिमम कब होगा बताना है कि उनके बीच कितना एंगल होगा कि ये मैक्सिमम होगा। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 0 डिग्री। 0 डिग्री जब होगा ना, 0 डिग्री होगा तब ये मैक्सिमम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। जब 0 डिग्री उनके बीच एंगल होगा तो यहाँ पर रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। जो सदिशों का परिमाण अधिकतम होता है जब उनके बीच का कोण कितना हो? 0 डिग्री हो। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट नंबर वाला करेक्ट, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी कि दो वेक्टर हैं और मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, एंड अपोजिट इन डायरेक्शन देयर रिजल्टेंट इज। यानी कि दो सदिश समान परिमाण, दो सदिश परिमाण में समान और दिशा में विपरीत है तो उनका परिणाम है। यानी कि इनका जो यहाँ पर मैग्नीट्यूड है ये तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कि एक लेफ्ट जा रहा है तो एक राइट जा रहा है, ऐसे है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा आपका शून्य। क्यों? क्योंकि ये जो इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है तो एक दूसरे को कैंसिल कर जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑपरेशंस इज नॉट एप्लीकेबल टू वेक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया सदिशों पर लागू नहीं है। तो कौन सा वेक्टर पर यहाँ पर अप्लाई नहीं है बताना है। तो राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर जाएगा विभाजन, यानी कि डिवीजन। डिवीजन नहीं हो सकता है ना, ये ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। इसके बाद आगे आ जाते हैं। तो आगे है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव 10 कंप्लीट हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पर फटाफट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। क्या है पहला क्वेश्चन? क्या है ये? 2 नंबर वाला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन इन द बॉल। यानी कि जो बॉल है ये अपवर्ड मोशन कर रहा है तो उस समय एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा ये पूछ रहा है। गेंद के ऊपर की ओर गति करने के द्वारा त्वरण की दिशा क्या होगी यही बताना है। तो क्या हो जाएगा?
कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल विच इज एक्चुअली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किसके वजह से एक्सेलरेशन है, तो ग्रेविटी की वजह से। तो उस बॉल का एक्सेलरेशन क्या होगा, ऑलवेज एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि नीचे की तरफ, क्योंकि बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है, टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि जो अर्थ है उसके सेंटर की ओर, इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉल, यानी कि जो बॉल मोशन कर रहा है उसके इरिस्पेक्टिव, यानी कि वो जिधर जा रहा है उसके अपोजिट, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। हिंदी में भी देख लीजिए, वही बात है कि गेंद का त्वरण जो वास्तव में गुरुत्वीय त्वरण है, हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर नीचे की दिशा में कार्य करता है, चाहे गेंद की दिशा कुछ भी हो। ठीक है, इसके बाद आगे देख लीजिए एक और 2 नंबर वाला क्वेश्चन से, हाँ ये, इसके बाद आपका 3 नंबर वाला क्वेश्चन से क्या है कि अंडर व्हाट कंडीशन कैन अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी बी इन इक्विलिब्रियम। एक एक समान वेग से गतिमान कोई पिंड किस स्थिति में संतुलन में हो सकता है। एक समान वेग से है और गतिमान है, तो किस स्थिति में ये संतुलन में होगा ये बताना है। तो व्हेन द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो, यानी कि जब वस्तु पर जो है ना कुल बल क्या हो, शून्य हो, तो ऑप्शन सॉरी मतलब ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डज द स्पीडोमीटर रिकॉर्ड द एवरेज स्पीड और द इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इट रिकॉर्ड्स और मेजर द इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि पूछ रहे कि स्पीडोमीटर जो है ना ये ताक्षणिक स्पीड रिकॉर्ड करता है या फिर आपका एवरेज यानी कि औसत वेग रिकॉर्ड करता है। तो ये क्या करता है, ये इंस्टेंटेनियस यानी कि ताक्षणिक वेग रिकॉर्ड करता है, समझा दिया। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई कैन नॉट वी वेक्टर्स एडेड एल्जेब्रिकली, यानी कि जैसे हम लोग एल्जेब्रा को जोड़ते हैं 2 + 3 = 4 ऐसे, तो वेक्टर को ऐसे क्यों नहीं जोड़ सकते हैं, ये पूछ रहा है। सदिशों को बीजगणितीय ढंग से क्यों नहीं जोड़ा जा सकता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, अपार्ट फ्रॉम मैग्नीट्यूड द वेक्टर्स आल्सो हैव डायरेक्शन सो दे कांट बी एडेड एल्जेब्रिकली। क्या है कि परिमाण के अलावा सदिशों की दिशाएं भी होती है, इसीलिए उन्हें बीजगणितीय रूप से नहीं जोड़ा जा सकता। तो यही कारण है कि यहाँ पर परिमाण तो है ही लेकिन दिशा भी है, इसीलिए हम लोग इसको डायरेक्टली अलजेब्रा की तरह नहीं जोड़ सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट द इसेंशियल कंडीशंस फॉर द एडिशन ऑफ वेक्टर। सदिशों को जोड़ने के लिए आवश्यक शर्तें बताएं। सदिश को हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं, उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या कंडीशन है बताना है। तो देखिए राइट आंसर क्या जाएगा, द इसेंशियल कंडीशन for the addition of vectors is that they must represent the physical quantities of the sum nature। सदिशों को जोड़ने के लिए आवश्यक शर्त यह है कि उन्हें समान प्रकृति के भौतिक राशियों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, सेम प्रकृति का, ठीक ना, तभी जोड़ सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिए आगे है आपके ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन, 3 नंबर वाला भी कंप्लीट हो गया और ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है और ये डेरिवेशन से यहाँ पर रिलेटेड। तो बोल रहा है आपको डिराइव रिलेशन। तो आप लोग जानते हैं गति का जो प्रथम लॉ होता है v = u + at, इसको आपको ड्राइव करना है, ड्राइव करके दिखाना है, ठीक ना। और इसके ड्राइव करने के 3 तरीके हैं, लेकिन सबसे सिंपल तरीका हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। आप लोग चाहे तो कोई भी यहाँ पर मेथड से कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको सिंपल वाला बताने वाला हूँ। तो ये हमको प्रूव करना है, तो कुछ नहीं करेंगे, तो डेरिवेशन लिखेंगे बाई डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएशन से हम लोग करेंगे। वी नोट डेट, हम लोग जानते हैं कि a = क्या होता है, v2 - v1 अपॉन t2 - t1, यानी कि अंतिम माइनस यहाँ पर प्रारंभिक और यहाँ भी अंतिम माइनस प्रारंभिक, ठीक है। तो इसको कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पर ले आइए, मतलब कि ये इसमें एक गुना हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद इस v1 को इधर भेज दीजिए, तो यह जाएगा आपका प्लस में, ठीक है। और इसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। यहाँ पर फिर लिखा हुआ है कि वेयर v1 and v2 are the velocity of an object at time t1 and t2 respectively, यानी कि v1 और v2 क्या है, ये वेलोसिटी है, यानी कि वेग है समय t1 और t2 पर। if v1 = u, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t1 = 0, और फिर यहाँ पर लिखेंगे कि v2 = v, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कब, जब t2 = t है। देन 1 reduced to
तो आ जाएगा यहाँ पर आपका भी बराबर यू प्लस ए टी, यानी कि इस कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर समीकरण एक में पुट करेंगे तो आ जाएगा भी बराबर यू प्लस ए टी, और यहाँ पर हो गया हेंस डिराइव, यानी कि हो गया कंप्लीट, और ये हो गया 5 नंबर आपका पूरे। तो डेरिवेशन था, तो डेरिवेशन के एक्चुअली यहाँ पर मेन आपका दिमाग लगाने के मार्क्स मिलते हैं, ऐसा नहीं कि लंबा ही जाएगा तभी 5 मार्क्स का मिलेगा, नहीं। तो ये था आज का वीडियो। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने एक ही 5 नंबर वाला क्वेश्चन कराया है, एक क्वेश्चन मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, और साथ ही इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको अपडेट वगैरह मिलता रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।